नमस्कार विद्यार्थियों, मैं CS अभिषेक ओझा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कॉमर्स मेरी जान के ऊपर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं कॉमर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे TRA जूनियर अकाउंटेंट का जो पेपर हुआ था 2024 के अंदर, उसकी आंसर की के बारे में। इस वीडियो के अंदर स्पेसिफिकली हम डिस्कस करेंगे अकाउंटेंसी जो पोर्शन था आपके, जहाँ से आपके एग्ज़ाम के अंदर 25 MCQ पूछे गए थे अकाउंटेंसी से। उन 25 MCQ को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। बिल्कुल एकदम डिटेल एनालिसिस होगा कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया, किस तरह का क्वेश्चन आया और इसका आंसर यह है तो यह क्यों होना चाहिए, है ना। बिल्कुल डिटेल के अंदर एनालिसिस करेंगे, तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर से देखिएगा। सबसे पहले अगर मैं आपके अकाउंटेंसी के जो टोटल 25 क्वेश्चन है उसका अगर मैं आपका एक एनालिसिस करूं बर्ड आई पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पर जो इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन का मतलब हुआ कि यदि आपने अकाउंटेंसी को एक इजी वे के अंदर भी पढ़ा है, ज़्यादा उसके अंदर ज़्यादा कोई कोशिशें नहीं की है, और पूरा का पूरा आपका जो सिलेबस था आपने उसको अच्छे से रीड आउट किया है, अच्छे से उसको रिवाइज किया है, तो आपके 18 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर सही होने चाहिए। इजी क्वेश्चन। मॉडरेट जो है, जो कि कुछ लेवल तक हम कह सकते हैं कि एग्जामिनर ने यहाँ पर आपको ऑप्शन के अंदर उलझाने की कोशिश की है, तो वो क्वेश्चन आपके मॉडरेट कैटेगरी के अंदर मैं रख रहा हूँ। यहाँ पर मैं 4 क्वेश्चन है, लेकिन मैं कहता हूँ कि एक इसमें से भी इजी के अंदर जाना चाहिए, है ना। वो कौन सा जाना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। हार्ड क्वेश्चन में केवल और केवल एक यहाँ पर आपके लिए रख रहा हूँ कि आपने अकाउंटेंसी पूरी अच्छी तरह से भी पढ़ ली, उसका बार बार रिवीजन भी कर लिया, उसके जो एडिशनल टॉपिक भी आपने देख लिए, फिर भी अगर आपका ये क्वेश्चन गलत होता है तो आपको वहाँ पर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको मैंने हार्ड कैटेगरी के अंदर रखा है। और 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके डिलीट होने चाहिए, क्योंकि उनके जो आंसर है वो उनके क्वेश्चन से मैच नहीं हो रहे हैं। हमेशा मैंने आपको एक और बात जब क्लास के अंदर भी बताता हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन आपको टिपिकल लग रहा है तो आप उस क्वेश्चन को वहीं पर स्किप कर दीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ जाइए, वहीं पर आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। और ऐसा अक्सर देखा जाता है स्टार्टिंग के क्वेश्चन के अंदर। तो ये जो है स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन आया था फर्स्ट वाला, अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर ये टक्कर रह गया तो उसने अपना बहुत ज़्यादा टाइम यहीं पर वेस्ट कर दिया, वो आगे क्वेश्चनों की तरफ जा ही नहीं पाया। तो हम पहले एक बार जो क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसको यहाँ पर छोड़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होते हैं मल्टीनेशनल जो कॉर्पोरेशन होते हैं, यानी कंपनीज जो होती हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो होते हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। जो ट्रस्ट होता है, यदि वो आपके लिए प्रॉफिटेबल, मतलब कि अगर वो प्रॉफिट कमा रहा है, ट्रस्ट कोई ऐसा बिजनेस कर रहा है जहाँ से उसको प्रॉफिट अर्निंग हो रही है, तो उसके ऊपर तो एप्लीकेबल होगा। और अगर आपका जो ट्रस्ट है वो एक तरह से चैरिटेबल है, यानी कि देखो ये चैरिटेबल है, प्योरली चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर किसके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, ट्रस्ट और एसोसिएशन ऑफ पर्सन। यहाँ पर ये ट्रस्ट के अंदर ऐसा मान के चल रहे हैं कि यह एक कोई प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटीज़ कर रही है, प्योरली चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन आपके ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। तो यहाँ पर जो आंसर सही हो जाएगा वो आपके लिए ए आंसर सही हो जाएगा 1, 2 एंड 3। आप अकाउंटेंसी की मेरी कोई सी भी वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको कहा है कि आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जो टाइटल है वो डेफिनेटली याद करके जाइएगा। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जो टाइटल है वो भी आप याद करके जाइएगा। और IFRS के अगर आपको टाइटल याद होते हैं तो वेल एंड गुड है ना। तो ये बात आप आगे के एग्जामों के अंदर भी ध्यान रखोगे। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जो टाइटल हैं वो आपको जरूर से याद रख के जाने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। इसमें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पूछा है, हो सकता है कि आने वाले एग्जामों के अंदर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर पूछ ले। क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 3 है वो किससे रिलेटेड करता है? वो रिलेट करता है आपके लिए CFS यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट से। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर मैंने हर क्वेश्चन के आगे E, M और H लिख रखा है। E बोले तो इजी कैटेगरी के अंदर रख रहा हूँ मैं इसको, M बोले तो मॉडरेट कैटेगरी के अंदर रख रहा हूँ, और H बोले तो हार्ड कैटेगरी के अंदर मैं इसको रख रहा हूँ।
इफ द ट्रायल बैलेंस एग्री, देखिएगा जो तलपट होता है वो कभी भी अकाट्य शुद्धता का प्रमाण पत्र नहीं होता है। इसको हमने हमारे क्लास के अंदर डिस्कस भी किया था कि देखिएगा काफ़ी सारे एरर्स जो होते हैं, जैसे कि एरर ऑफ अमिशन हो गया, डबल साइड एरर होती है, इससे भी आपका क्या हो जाएगा, इससे भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा, एग्री हो जाएगा, यानी कि बराबर हो जाएगा। यदि आप एरर ऑफ अमिशन यानी कि जो भूल संबंधी शुद्धि करते हो वो कंप्लीट करते हो, मतलब कि दोनों पक्षों की डेबिट और क्रेडिट कहीं पर भी आपने एंट्री नहीं की है। कंपनसेटिंग जो एरर होते हैं उनसे भी आपका जो ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा, एग्री हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि यदि आपने कोई ऐसी एरर की है जहां पर डेबिट और क्रेडिट के अंदर बराबर गलती हुई है, तो वहां पर ट्रायल बैलेंस उस गलती को नहीं पकड़ पाएगा। उस केस के अंदर डेबिट और क्रेडिट का टोटल क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। और इक्वल आने के बाद में भी आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर ऐसी एरर जो कि डबल साइडेड होती है, लाइक एरर कंपनसेटिंग एरर या फिर एरर ऑफ अमिशन के अंदर, एरर ऑफ अमिशन के अंदर जो क्या कहते हैं कि ये फुल्ली मतलब कि कंप्लीट आप अमिशन कर देते हो, या फिर एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, आपने रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन को कैपिटल नेचर के अंदर ट्रीट कर लिया, कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन को रेवेन्यू नेचर में ट्रीट कर लिया, इससे भी आपका ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा, एग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर कहता है कि यदि ट्रायल बैलेंस अगर मेल खा जाता है तो उसका मतलब होता है कि डेबिट और क्रेडिट की टोटल बराबर है। लेकिन ध्यान रखना वहां पर टू साइडेड एरर रह सकती है किताबों में, तो यहां पर कहता है कि एक साइडेड एरर और दो नहीं, वन साइडेड एरर नहीं रहेगी। वन साइडेड अगर एरर रहेगी यानी कि केवल और केवल डेबिट के अंदर आपने गलती की है अमाउंट के अंदर और क्रेडिट में गलती नहीं की है, तो दोनों मैच नहीं खाएंगे और ट्रायल बैलेंस उसको पकड़ लेगा। किसी भी प्रकार की एरर नहीं रहेगी, गलत है। डबल साइडेड एरर जो होते हैं या टू साइडेड जो एरर होती है वो आपके बुक्स में रह सकती है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपके लिए सही हो जाएगा। डिस्कस भी किया था हमने इसको क्लास के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, ये आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन है। गुड्स जो था कॉस्टिंग 25,000 वर्ष ओल्ड, 25,000 का गुड्स गया, यानी कि आपका जो स्टॉक है उसमें कमी हुई है 25,000 की। 30,000 रुपये के अंदर आपने इसको बेचा, यानी कि आपके केस नाम की जो एसेट्स है उसमें वृद्धि हुई है 30,000 की। और जब आपका 25,000 का स्टॉक आपने 30,000 में बेच दिया तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ आपका 5,000 का। और ये प्रॉफिट कहाँ पर ऐड होता है, कैपिटल में ऐड होता है, इससे आपकी कैपिटल बढ़ी 5,000 की। तो आपके इस ट्रांजेक्शन से जो आपका इस ट्रांजेक्शन से आपके अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, आपका जो केस है वो 30,000 से बढ़ा, बिल्कुल सही है। स्टॉक 30,000 से नहीं घटा, स्टॉक 25,000 से घटा, बिल्कुल सही है। कैपिटल कम नहीं हुई है, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है 5,000 की। तो 1, 3 और 5 आपके लिए सही आंसर हो जाएगा, यानी कि डी इस क्वेश्चन के अंदर सही रहेगा आंसर आपके लिए। नेक्स्ट देखिएगा, क्रिएशन ऑफ प्रोविजन। प्रोविजन और रिजर्व जो आपका टॉपिक है चैप्टर के अंदर, वहाँ से ये क्वेश्चन आया है। क्रिएशन ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, देखिएगा जब भी आप प्रोविजन बनाते हो, क्लास में भी डिस्कस किया था, यह चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। क्या होते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। यानी कि यहाँ पर आपके प्रॉफिट में तो होती है कमी और आपकी प्रोविजन की अमाउंट में होती है वृद्धि। प्रॉफिट में कमी होना होता है डेबिट, प्रोविजन होती है आपके लिए लायबिलिटी, और प्रोविजन में वृद्धि होना होता है क्रेडिट। एंट्री हो जाती है P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन जिसके लिए भी आप बना रहे हो। तो यहाँ पर जो क्या कह रहा है, ये प्रोविजन को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिटिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट, बिल्कुल सही है। डेबिट करेंगे बैड डेट्स अकाउंट को नहीं, डेबिट तो P&L अकाउंट को करेंगे, डेटर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे नहीं, P&L अकाउंट को डेबिट करेंगे, प्रोविजन अकाउंट को डेबिट करेंगे नहीं, P&L अकाउंट को डेबिट करेंगे और प्रोविजन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर 6th में आपके लिए आंसर क्या हो जाएगा, ए आपके लिए सही आंसर हो जाएगा। 7th देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर नॉन करंट एसेट्स। दो तरह की एसेट्स होती है, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो होती है जो कि आप एज ए वर्किंग कैपिटल आप उसको यूज लेते हो, यानी कि एज ए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, या फिर आप इन एसेट्स को फॉर सेल पर्पज के लिए यूज लेते हो, लाइक स्टॉक। देखो, होल्ड प्राइमरीली फॉर द ट्रेडिंग, यानी कि स्टॉक के रूप में यूज लेते हो, या फिर ये ऐसी एसेट्स होती है जो जिनसे कि आपको 12 महीने के अंदर अंदर क्या हो जाएगा, कैश रियलाइज हो जाएगा, लाइक डेटर्स वगैरह।
नॉन करंट एसेट्स आपकी फिक्स्ड एसेट्स होती है जो कि आपके ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर इन्वॉल्व नहीं होती, लाइक आपकी कार, आपका फर्नीचर, आपका फ्रिज, आपका रेफ्रिजरेटर, आपका एसी, है ना। तो वो सारी की सारी आपके लिए नॉन करंट एसेट्स हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, आइडेंटिफाई द करंट सीक्वेंस। ये भी इजी कैटेगरी का ही क्वेश्चन है। हर बार हर टॉपिक के पहले हम इसको डिस्कस भी करते थे अपनी क्लास के अंदर। आइडेंटिफाई द करेंट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की प्रोसेस में पहले एनालाइज, रिकॉर्ड, क्लासीफाइंग एंड समराइज, आइडेंटिफाइंग द इकोनॉमिक इवेंट। मतलब कि यहाँ पर जो पहला स्टेप है वो क्या है कि आपको ये देखना है कि ये जो इवेंट हो रहा है वो इकोनॉमिक इवेंट है या नहीं है, मतलब कि रुपए पैसे उसके अंदर इन्वॉल्व है या फिर नहीं है। तो मतलब पहला स्टेप तो 3 आ जाएगा। तो 30 में पहला स्टेप कहाँ आ रहा है, डी में आ रहा है, तो यानी कि ये आंसर सही रहेगा। आगे वाले भी देख लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे उसको, फिर हम उसको क्या करने वाले हैं, मेज़र करने वाले हैं। उसके बाद में हम उसको क्या करने वाले हैं, रिकॉर्ड करने वाले हैं, क्लासीफाई करने वाले हैं, लेजर में समराइज करने वाले हैं, और उसके बाद में एनालाइज करने वाले हैं, और लास्ट में कम्युनिकेट करने वाले हैं। मतलब कि फर्स्ट स्टेप तो आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा और लास्ट स्टेप आपके लिए क्या हो जाएगा, कम्युनिकेट करना। तो यहाँ पर आपके लिए डी ऑप्शन सबसे सही रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट आता है बैलेंसिंग ऑफ अकाउंटिंग। बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स का मतलब होता है डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को बराबर करना। तो यानी कि जो टोटल ऑफ डेबिट और क्रेडिट का जो डिफरेंस होता है वो आपका बैलेंस ऑफ अकाउंट होता है, और उसको हम एज ए बैलेंस, जो भी बैलेंस रहता है, टू बैलेंस या फिर बाय बैलेंस करके इक्वल कर देते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इनकम आपने अर्न कर ली, मतलब कि ये आपकी एसेट्स बन चुकी है ना, लेकिन आपको रिसीव नहीं हुई है। आपने इनकम अर्न कर ली है लेकिन आपको रिसीव नहीं हुई है। मैंने रुपए कमा लिए लेकिन वो अभी तक मेरे को वो मिले नहीं है, मैंने उसके लिए काम कर लिया, तो मेरे पास अधिकार है उन रुपयों का उन रुपयों को पाने का इन फ्यूचर। तो ये आपके लिए एसेट्स होती है। इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहाँ दिखाओगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड के अंदर आप इसको दिखाने वाले हो। कहाँ पर दिखाने वाले हो, बैलेंस शीट के एसेट साइड के अंदर आप इनको दिखाने वाले हो, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अगेन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखो है ना, बिल्कुल ये सच में इजी क्वेश्चन है। आप कहोगे कि नहीं सर आपको इजी लग रहे हैं, नहीं, आपको भी इजी लगने चाहिए यदि आपने सही से अकाउंट्स को पढ़ा है तो। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू की ट्रीट कर लिया, रेवेन्यू को कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर लिया। कितनी बार बता रखा है, अब देखो ये कहाँ पर आ रखा है, ए में आता है थर्ड। तो यहाँ पर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो देखो ए में थर्ड कहाँ आ रहा है, डी में आ रहा है, डायरेक्ट इसको टिक कर दो और आगे बढ़ जाओ। आई बात समझ में। बाद में टाइम मिले तो एक बार देख लो कि भाई अमीशन का मतलब क्या हुआ, आपने उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर एंटर ही नहीं किया, भूल गए। कमीशन का मतलब क्या हुआ, गलत कास्टिंग कर दी। कंपनसेटिंग का मतलब क्या हुआ, एक एरर ने दूसरी एरर का इफेक्ट को खत्म कर दिया। तो यहाँ पर डी में सेकंड आ जाएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ अंडर कास्टिंग ऑफ सेल बुक। आपने सेल बुक को अंडर कास्ट कर लिया, मतलब कि आपने सेल कम लिख दी 100 रुपये से। तो यहाँ पर सेल्स अकाउंट क्या होता है, हमेशा बताओ, सेल अकाउंट होता है क्रेडिट होता है। तो आपको 100 रुपये की सेल और लिखनी पड़ेगी, यानी कि आपको सेल्स अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, और सस्पेंस अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया और सस्पेंस अकाउंट को मैंने डेबिट किया। तो यहाँ पर 2 और 4 बिल्कुल सही हो जाएंगे, ए ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा। इसको मैंने मिड कैटेगरी के अंदर रखा है। नेक्स्ट देखिएगा, इफ ओवरड्राफ्ट। अब देखो ये ओवरड्राफ्ट है एज पर द पासबुक, कौन सा बैलेंस है, माइनस बैलेंस है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। और चेक इशू, यहाँ पर ये पासबुक हो जाती है, यहाँ पर ये केस बुक हो जाती है। आपने चेक इशू किया लेकिन उसको प्रेजेंट नहीं किया, तो यानी कि आप जब चेक इशू करोगे तो आप क्या करोगे, आप सोचोगे कि भाई केस बुक में तो क्या हो गई, कमी हो गई। लेकिन अभी तक केस बुक में कमी नहीं, पासबुक में कमी नहीं हुई है, क्योंकि वो चेक तो प्रेजेंट हुए ही नहीं बैंक में। तो आप पासबुक और केस बुक के बराबर करने के लिए क्या कर देते हो, बढ़ा देते हो इसको, यानी कि प्लस कर देते हो। लेकिन ऊपर ओडी बैलेंस है, इसीलिए मैंने इसको मिड कैटेगरी में रखा है। तो यहाँ पर ये जो साइन होगा वो आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर ये साइन क्या हो जाएगा,
माइनस का साइन हो जाएगा। तो यहाँ पर बी डिडक्टेड यहाँ पर आपके लिए सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, एक मिनट रुकिएगा, देखते हैं वापस। यहाँ पर आपने केस बुक को क्या कर दिया, यहाँ पर कम कर दिया, है ना। केस बुक कम हो गई तो यहाँ पर आपकी जो पासबुक है, पासबुक को केस बुक के बराबर करने के लिए भी आपको इसको कम करना पड़ेगा। पासबुक को के जिसका बैलेंस गिवन होता है, जिसका बैलेंस गिवन नहीं होता उसके बराबर करेंगे। तो यहाँ पर भी आप इसको कम करोगे, लेकिन यहाँ पर कम करने का मतलब माइनस होगा, और यहाँ पर ओडी है तो यहाँ पर ओडी है तो यहाँ पर ये रिवर्स हो जाएगा साइन। यहाँ पर सी ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा, एडेड, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिएगा, इन केस ऑफ एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर, पार्टनर्स के बीच में क्या हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर चेंजेस हो रहे हैं। तो जो गुडविल है वो कैसे बटेगी, गुडविल बटेगी जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है तो एक पार्टनर को सेक्रीफाइस होता है, एक पार्टनर को गेन होता है। तो उनके जो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अंदर आपकी जो गुडविल होगी वो क्या हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी। करंट अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, करंट अकाउंटिंग इक्वेशन बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। आंसर क्या हो जाएगा, एसेट्स इक्वल टू इक्विटी, इक्विटी बोले तो कैपिटल प्लस लायबिलिटी, डी ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैपिटल रिजर्व, एक दो स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया है ना कि सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। बिल्कुल ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं है। रिजर्व और प्रोविज़न आपके सिलेबस का ही पार्ट है। इसको अगर आप हमारे नोट्स के अंदर देखोगे तो भी आपको देखने को मिलेगा। मैंने यहाँ पर कुछ दो कॉपी लगाई, दो स्क्रीनशॉट लगाए नोट्स के। स्पेसिफिक रिजर्व में आता है डिविडेंड इक्विलेशन रिजर्व। तो यहाँ पर ये जो रिजर्व है डिविडेंड इक्विलेशन रिजर्व, ये आपके लिए एक स्पेसिफिक रिजर्व की कैटेगरी के अंदर आएगा, एक स्पेसिफिक रिजर्व की कैटेगरी के अंदर आएगा। बाकी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कभी कभार होने वाला प्रॉफिट है, कैपिटल रिजर्व आएगा। प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन की जो प्रॉफिट है कैपिटल रिजर्व आएगा। एसेट्स की रिवैल्यूएशन से जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल रिजर्व है। यहाँ पर ए आपके लिए जो है वो एक स्पेसिफिक रिजर्व है, और ये सारे ऑप्शन आपके, ये सारे एग्जाम्पल आपके लिए कैपिटल रिजर्व के हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इज अप्लाइड व्हेन अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन इज लेसर देन द वैल्यू ऑफ स्टॉक। स्टॉक तो ज़्यादा का रख रखा था और इंश्योरेंस पॉलिसी कम की रख रखी थी। उस केस में अगर आपको नुकसान हो गया तो पूरे आपके नुकसान की भरपाई नहीं होगी। जो एवरेज क्लोज वहाँ पर एप्लीकेबल होगा, मतलब कि जिस रेशियो के अंदर आपका स्टॉक था और जिस रेशियो में आपने पॉलिसी कम ले रखी थी उसी रेशियो के अंदर आपको आपके लॉस की भरपाई होगी। तो यहाँ पर ये जो क्लोज होता है वो कौन सा क्लोज होता है, एवरेज क्लोज होता है। अगेन इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आया था इसके रिगार्डिंग भी कि सर जी जो IFRS है वो भी आपके सिलेबस से बाहर पूछ लिया गया था। नहीं, जहाँ पर बेसिक अकाउंटिंग डाल दी वहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हुए, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हुए और IFRS हुए, वो आपके सिलेबस का ही पार्ट लेते हैं और सिलेबस के अंदर आपके कवर भी होने चाहिए, और हमने कवर भी करवाए हैं इनको, है ना। तो IFRS जो होता है हैज़ नो रोल इन प्ले। एक बार देख लेते हैं, बिल्कुल ये देखो, ये हमारे नोट्स की ही कॉपी है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, IFRS की फुल फॉर्म एक तो एग्जाम में बहुत बार पूछता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। यह इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो है वो क्या करता है, इंक्रीज फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल अक्रॉस द ग्लोब, मतलब कि पूरे वर्ल्ड के अंदर किस तरह से कैपिटल का फ्री फ्लो हो सकता है, एक देश दूसरे देश के अंदर किस तरह से कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उसके बारे में भी IFRS बताएगा। IFRS एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सेट होता है जो कि एक ग्लोब स्टैंडर्ड सेट करता है, जिससे कि कंपनी अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को क्या कर सकती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को क्या कर सकती है, सॉरी, अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर कर सकती है। अब देखिएगा, यह एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करता है। बिल्कुल, हमने अभी बात की थी कि भाई ग्लोबली कैपिटल का इन्वेस्टमेंट किस तरह से किया जा सकता है वो बताएगा। यह अकाउंट्स किस तरह से प्रॉपर प्रिपेयर होंगे, किस तरह से अकाउंट्स में मैनिपुलेशन को अवॉइड किया जा सकता है वो भी यह बताएगा।
ग्लोबल लेवल के ऊपर आपकी अकाउंटिंग में हार्मोनाइजेशन बोले तो समानता किस तरह से आएगी वो भी बताएगा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये नहीं बताता है, तो सी ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा। और अगेन इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखिएगा, एक फर्म ने जो पॉलिसी ले रखी थी वो ले रखी थी 3 लाख रुपए की, और जबकि स्टॉक था उसके पास 4,50,000 का। 4,50,000 का स्टॉक था और पॉलिसी ले रखी थी केवल और केवल 3 लाख की। तो यानी कि उसने अपने स्टॉक का केवल और केवल अपने स्टॉक का केवल और केवल 0.6% ही क्या ले रखी थी, 0.66% ही क्या ले रखी थी उसने पॉलिसी ले रखी थी। मतलब कि स्टॉक तो 4.5 लाख रुपए का है और पॉलिसी ले रखी है 3 लाख की, तो मतलब कि अपनी स्टॉक की वैल्यू का 0.66 ही उसने क्या ले रखा था, पॉलिसी अमाउंट ले रखा था, पॉलिसी ले रखा था। तो अभी उसको लॉस हो गया 1,80,000 का, तो उसको पूरा 180 नहीं मिलेगा, 1,80,000 का 0.67% ही उसको मिलने वाला है। 1,80,000 का 0.67% ही उसको मिलने वाला है, यानी कि 1,20,600 उसको मिलने वाला है। अब क्योंकि 1,20,600 ऑप्शन में नहीं है इसलिए इसको मैंने डिलीट की कैटेगरी के अंदर रखा है, तो यहाँ पर इक्वेशन डिलीट होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, सब्सक्रिप्शन येट नॉट रिसीव्ड। सब्सक्रिप्शन आपको मिला नहीं है करंट ईयर का, उस केस में आप क्या करोगे। देखो, सबसे पहले डिडक्टेड फ्रॉम द सब्सक्रिप्शन अकाउंट, डिडक्टेड फ्रॉम द सब्सक्रिप्शन अकाउंट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपका जो टोटल सब्सक्रिप्शन है, जो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, उससे आप डिडक्ट करोगे नहीं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो एक्रूअल बेसिस के ऊपर बनता है, वहाँ पर तो जो सब्सक्रिप्शन मिला प्लस जो नहीं मिला दोनों को ही लिखा जाता है। तो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो इसको क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। सब्सक्रिप्शन आपकी इनकम थी, आपने इसको कमा लिया है लेकिन आपको नहीं मिली है, तो ये आपके लिए जो एसेट्स के रूप में काम करती है ना, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, अभी इस वीडियो में हमने देखा था। तो यहाँ पर इसलिए इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट के अंदर भी इसको शो करेंगे। तो यहाँ पर 2 और 4 आपके लिए सही आंसर हो जाएंगे। कहता है कि इनमें से आप अगर केस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कर रहे हो तो किसको कंसिडर नहीं करोगे। केस सेल्स को कंसिडर करेंगे, केस सेल्स को कंसिडर करेंगे, क्रेडिट सेल को कंसिडर नहीं करेंगे। तो यानी कि जहां 2 आ रहा है उनमें से कोई आंसर रहेगा। डेटर से रुपया आएगा, अगेन केस आएगा। पेमेंट टू क्रेडिटर, जब आपने कोई उधार में लिया ही नहीं तो क्रेडिटर को पेमेंट क्यों करोगे, तो इसको भी कंसिडर नहीं करोगे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर पेमेंट टू क्रेडिटर, अगेन ये है तो केस का ही ना, बिल्कुल है ना, इसको कंसिडर करोगे। आउटस्टैंडिंग रेंट, यहाँ पर ये अगेन केस में नहीं है तो इसको कंसिडर नहीं करोगे। तो यानी कि 2 और 5 आपके लिए सही हो जाएगा। इसको आप कंसिडर नहीं करोगे जब आप केस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अपना रहे हो। इम्प्रेस्ड सिस्टम क्या होता है, आपके अकाउंट में 1,000 रुपये डलवाए, आपने महीने में 700 रुपये खर्च किए, 300 का बैलेंस हुआ, 700 रुपये और ऐड करेंगे, 1,000 का बैलेंस कर देंगे। ये होता है इम्प्रेस सिस्टम, और यह पेटी केस बुक के अंदर अपनाया जाता है। कहाँ पर अपनाया जाता है, पेटी केस बुक के अंदर ये अपनाया जाता है। अब देखिएगा, अगेन ये भी इजी कैटेगरी का ही क्वेश्चन है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है कि आपका बिजनेस जो होगा वो कंटिन्यू चलता रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो यानी कि ए में थर्ड है, ऐसे क्वेश्चनों को आप डायरेक्ट ऐसे देखा करो कि भाई ए में थर्ड है, यहाँ पर ये ए में थर्ड है। अब देख लो, बी में 1 है, प्रूडेंस कंसेप्ट कहता है कि आप लॉसेस जो है उनको तो आप बता दो लेकिन फायदों को मत बताओ। मैचिंग कंसेप्ट और मनी मेजरमेंट कंसेप्ट सी में है। मैचिंग कंसेप्ट बोले तो आपको एक पीरियड के एक्सपेंसेज को उसी पीरियड के लॉस से क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। और मनी मेजरमेंट कंसेप्ट होता है इवेंट दैट आर नॉट केपेबल मेजरिंग इन द मनी, उनको आपको क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है। 24 देखिएगा, 24 क्वेश्चन क्या कहता है। ये 24 और 25 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है ना। इस 24 को भी मैं आपको एज ए मिड कैटेगरी के अंदर रखा है, लेकिन इसको भी मैं इजी कैटेगरी के अंदर शिफ्ट कर सकता हूँ।
विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज रिफ्लेक्टेड व्हेन इन्फॉर्मेशन इज इंटरप्रेटेड बाय द रिसीवर इन द सेम सेंस। मतलब कि जैसा मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आप वैसा ही समझे हो। इस क्वालिटी को क्या कहा जाता है अकाउंट्स की, इसको कहा जाता है अंडरस्टैंडेबिलिटी, है ना, कि अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब बहुत गम्यता, मतलब कि मैं जैसा समझाना चाहता हूँ आप उन चीज़ों को वैसे ही समझे हो। रिलायबिलिटी का मतलब होता है आप उसके ऊपर विश्वास कर सकते हो। रिलीवेंस का मतलब होता है कि जिन उद्देश्यों के लिए आप उनको पढ़ रहे हो वो उद्देश्य आपके पूरे हो रहे हैं। यहाँ पर कहता है कि प्राइमरी क्वालिटीज़ क्या हैं जो कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को डिसीजन मेकिंग के अंदर ज़्यादा यूजफुल बनाती है। दो प्राइमरी क्वालिटीज़ है, रिलायबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। ये एक प्रीवियस एग्जाम के अंदर पूछा भी गया था, प्रीवियस गवर्नमेंट अकाउंटेंट के एग्जाम में पूछा भी गया था, इसी क्वेश्चन को वापस रिपीट किया है। तो प्राइमरी क्वालिटीज़ क्या है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जिससे कि डिसीजन मेकिंग के अंदर वो यूजफुल हो सके, वो एक तो रिलायबल होने चाहिए और आप उनको कंपेयर कर सको। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो कि मेरे हिसाब से डिलीट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि मेमोरेंडम बुक। अब देखो ये मेमोरेंडम बुक का अपने को रेफरेंस मिलता है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से। यदि आप इंश्योरेंस क्लेम का चैप्टर पढ़ते हो आपके सिलेबस का, तो मेमोरेंडम बुक को आप एक तरह से वेस्ट बुक, एक तरह से रफ बुक या फिर एक तरह से लॉन्ग बुक कहते हो। इसमें आप क्या करते हो, जो भी आपके ट्रांजेक्शन रहते हैं आधे अधूरे उनको आप लिख देते हो और उसके बाद में आप क्या करते हो उन ट्रांजेक्शन से आपकी जो मेन जर्नल होती है उसमें अकाउंटिंग कर लेते हो, है ना। तो यहाँ पर जितने भी जो गिवन ऑप्शन है ना, ऐसा कहीं पर भी ऐसा कोई रेफरेंस है ही नहीं, इसलिए मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपका डिलीट होना चाहिए और इसको मैंने डिलीट की कैटेगरी के अंदर ही रखा है। आई होप आपको जो आंसर की कि जितने भी जो क्वेश्चन है इस 25 क्वेश्चन अकाउंटेंसी के वो विथ एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन के ऊपर आपका डाउट है तो आप ज़रूर से ये कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिएगा और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप ज़रूर से बताइएगा। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल कॉमर्स मेरी जान के ऊपर मिल जाएगा। तो ज़रूर से आप हमारा चैनल टेलीग्राम चैनल कॉमर्स मेरी जान को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा और आप अदर सब्जेक्ट के भी आंसर की चाहते हो इसी तरीके से तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट, आपका सिलेक्शन हो यही हम कामना करते हैं।